अभी मैं आपको 3 शेयर्स का डेटा दिखाता हूँ। देखते हैं कि आप में से कितने लोग उसमें एक कॉमन चीज़ फिगर आउट कर पाते हैं। इसमें पहली कंपनी है नायका, जिसके शेयर प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। कंपनी ने 5:1 बोनस दिया था, इसलिए शेयर प्राइस में चेंजेस आ गए हैं। लेकिन मोटा-मोटी अगर बोनस एडजस्टेड प्राइस की बात करें, लिस्टिंग वाले दिन ही नायका का शेयर 78% ऊपर चला गया और बाद में कुछ ही दिनों में शेयर प्राइस डबल हो गया। सेकंड एग्जांपल है ज़ोमैटो का। शेयर प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लिस्टिंग के कुछ ही दिन बाद इस कंपनी की शेयर प्राइस भी लगभग डबल हो गई थी। और उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक की, जिसकी शेयर प्राइस आप स्क्रीन पर देख रहे हो। लिस्टिंग के कुछ ही दिन बाद कंपनी की शेयर प्राइस भी लगभग डबल हो गई है। तो ओवरऑल इन 3 कंपनीज में कॉमन चीज़ क्या है? तो तीनों की शेयर प्राइस लिस्टिंग के टाइम डबल हो गई थी। लेकिन अगर मैं नायका की बात करूं तो नायका अभी तक अपने लिस्टिंग एंड प्राइस तक नहीं पहुंच पाई है। जोमेटो की बात करूं तो शेयर प्राइस कुछ ही दिनों में डबल जरूर हुई थी, लेकिन अगले 2 साल तक वो अपने आईपीओ प्राइस से भी कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, क्योंकि कंपनी लॉसेस में चल रही थी। लेकिन रिसेंटली कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना शुरू की, जिसके बाद अब शेयर प्राइस ने काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाना शुरू कर दी है। वहीं पर नायका की बात करें तो नायका अभी भी स्ट्रगल ही कर रही है। और अभी बात हो रही है ओला इलेक्ट्रिक की। हर जगह यही चर्चा चल रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर कई सारे ऐसी पोस्ट पढ़ी है क्योंकि फलाना कंपनी को तो 5 साल 7 साल लगे पैसा डबल करने में। ओला इलेक्ट्रिक देखिए, मैंने 10 दिन में पैसा डबल कर लिया। लेकिन अगर मैं ऐसी सारी लॉस मेकिंग कंपनीज का डेटा निकाले जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो डेटा कुछ और कहता है। डेटा ये कहता है कि ये प्राइसेस ज्यादा सस्टेनेबल नहीं रहती है। और ज्यादा सस्टेनेबल इसलिए नहीं रह पाती क्योंकि ये कंपनीज कब प्रॉफिटेबल बनेगी ये पता करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक के केस में कंपनी कब प्रॉफिटेबल होगी उसे पता करने की आज हम कोशिश करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन, जिन्हें डीन ऑफ वैल्यूएशन भी कहते हैं, उन्होंने कुछ साल पहले पेटीएम का वैल्यूएशन निकाला था। हम सभी को पता है कि पेटीएम का जो आईपीओ आया था बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पर आया था, लगभग 1.5 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पर आया। उस टाइम प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन ने ये कहा था कि कंपनी का जो फेयर वैल्यूएशन है वो $20 बिलियन के आसपास है, यानी कि लगभग 1.5 लाख करोड़ का जो वैल्यूएशन है, उन्होंने कहा था कि ये फेयर वैल्यूएशन है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाद में कंपनी की शेयर प्राइस लगातार गिरती रही, लेकिन बाद में कंपनी का आईपीओ लगभग 2100 रुपए के करीब आया था। कंपनी की शेयर प्राइस धीरे धीरे 1700 रुपए, 1500 रुपए से गिरते गिरते अभी फिलहाल 400-500 रुपए पर आ चुकी है। और इसी बीच कंपनी का जो 1.5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन था वो आ गया है मात्र 35,000 करोड़ पर, यानी पूरी वैल्यू डिस्ट्रक्शन की केस स्टडी बन सकती है इस पर। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि अगर जो वैल्यूएशन के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और डीन ऑफ वैल्यूएशन माने जाते हैं, वो इस केस में कैसे गलत हुए? तो गलत जाने के पीछे जो कारण है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोफेसर अश्वत्थ दामोदरन ने प्रेडिक्ट किया था कि पेटीएम जो है अगले 2 सालों में प्रॉफिटेबल बनेगी, वहां से पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो आना शुरू हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर आज भी हम देखें तो कंपनी लॉसेस पर लॉसेस बुक कर रही है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन होने के बाद तो हालत और भी खराब हो चुकी है और यहाँ से उभरने के चांसेस तो और भी कम हो चुके हैं। इसीलिए जब ओला इलेक्ट्रिक की शेयर प्राइस लगातार बढ़ रही है, जहां पर बहुत सारे लोग, अब नए लोग कंपनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि शेयर प्राइस लगातार बढ़ रही है, यहाँ पर एक चीज हमें समझना जरूरी है कि क्या ये शेयर प्राइस सस्टेन कर पाएगी। और इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या कंपनी प्रॉफिट बना पाएगी, और बना पाएगी तो कब। ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। 9 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए और उसके बाद 15 अगस्त को ओला ने एक इवेंट रखा जिसका नाम था ओला संकल्प, जिसमें भाविश अग्रवाल ने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की कि जैसे वो ओला रोडस्टर नाम की ई बाइक लॉन्च कर रहे हैं। उसके अलावा जो सेल्स है, बैटरी सेल्स, वो इंडिया में बनाएंगे। अब ये सेल बनाने के लिए जो कुछ चीज़ें होती है, रॉ मटेरियल्स, उसमें से कुछ चीज़ों पर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, जिसके चलते ओला की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो सकती है। जैसे अनाउंसमेंट बाहर है कि ई बाइक लॉन्च करने वाली है, कॉस्ट कम होने वाली है, उसके बाद अगले दिन यानी 16 अगस्त को शेयर प्राइस में अपर सर्किट लग गया और शेयर प्राइस 20% से बढ़ गई। बीच में 2 दिन छुट्टियां थी, फिर 19 अगस्त को फिर से अपर सर्किट हिट हुआ और इस तरह से शेयर प्राइस बढ़ती चली गई। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें सोचने वाली कि शॉर्ट टर्म में ठीक है, सुनने में सारी चीज़ें सही लगती है, लेकिन इन चीज़ों का सही में कितना इम्पैक्ट होगा। जैसे अभी भाविश अग्रवाल ने बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की है जिसके चलते शेयर प्राइस बढ़ी है, इससे पहले भी इन्होंने अनाउंसमेंट्स की थी, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ उसके बारे में आज मैं सीधी बात करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग चीज बताता हूँ। आज हमारी फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 की ऑफर खत्म होने वाली है। रात 12 बजे इस कोर्स की प्राइस 8,999 रुपीज हो जाएगी, लेकिन 12 बजे से पहले अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 मिलेगा मात्र 2,991 रुपीज में। इस कोर्स में पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कवर्ड है। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रेशियोज और मैनेजमेंट एनालिसिस से लेकर कंपनी का वैल्यूएशन, फॉरेंसिक एनालिसिस जैसी सारी एडवांस चीजें कवर्ड हैं। साथ ही पल फार्मिंग, एमबीएस, इन जैसी यूनिक स्टॉक पिकिंग स्ट्रेटेजीज भी कवर्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें हमने इतनी आसानी से समझाई है कि एक बिगिनर भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। लाइफ टाइम वैलिडिटी और सर्टिफिकेट के साथ ही कोर्स आता है जिसमें आपको 5 डेज नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी है। हमारा रिफंड रेट सिर्फ 0.84 है और कोर्स कंप्लीशन रेट 90% से ज्यादा है, और अकेला ऐसा कोर्स है जो रिफंड पॉलिसी के साथ आता है। और हम ये रिफंड पॉलिसी इतना कॉन्फिडेंटली इसीलिए रख पाते हैं क्योंकि इस कोर्स की वैल्यू उसके प्राइस से एटलीस्ट 10 गुना ज्यादा है।
इसके डिस्काउंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस ऑफर को किसी भी हालत में मिस ना होने दे, क्योंकि रात 12 बजे के बाद इस प्राइस पर आपको ये कोर्स बाद में कभी नहीं मिलेगा। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी टू बिकम एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर। खुद एनालिसिस करें तो सीख कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला सवाल ये कि ओला प्रॉफिटेबल कब बनेगी। तो मॉर्निंग कॉन्टेस्ट ने इस पर एक बहुत ही अच्छी रिसर्च पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने कैलकुलेशंस करके बताया कि ओला को ब्रेक इवन पॉइंट रीच करने के लिए, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट रीच करने के लिए 22 लाख स्कूटर्स बेचनी पड़ी। अब सवाल ये आता है कि ये 22 लाख का मार्क ओला कब क्रॉस कर सकती है। तो अगर हम फिलहाल के नंबर्स देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कंपनी ने लगभग 1.5 लाख स्कूटर्स बेची थी और पिछले फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने लगभग 3.25 लाख स्कूटर्स बेची है। इस हिसाब से 22 लाख का ये मार्क कंपनी एक्चुअली कब क्रॉस करेगी, उसके लिए हमें ओवरऑल इंडियन मार्केट को देखना पड़ेगा। इंडिया में फिलहाल 1 करोड़ 60 लाख के आसपास टू व्हीलर्स बेची जाती है एक साल में, और इसमें जो स्कूटर्स का वॉल्यूम है फिलहाल वो 60 लाख का है। अब इसमें अगर हम अज्यूम करते हैं कि 10-15% की इसमें ग्रोथ होती है, तो आने वाले 6-7 साल में तो टोटल स्कूटर्स का जो सेल है वो सालाना 1 करोड़ तक चला जाएगा। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन है अभी तो काफ़ी कम है, लेकिन आने वाले टाइम में जब वो बढ़ेगा तो 40-45% का भी हो गया, तो 4-5 साल बाद हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि सालाना 40 से 45 लाख स्कूटर्स इंडिया में बेची जा सकती है। ये एक थोड़ा अग्रेसिव अजम्पशन है। और ओला को उसमें से अगर 22 लाख गाड़ियाँ बेचनी है तो ओला को 50% का मार्केट शेयर कैप्चर करना पड़ेगा। तो क्या ये ओला कर पाएगी? तो 50% का ये मार्केट शेयर कैप्चर करना कोई आसान काम नहीं है। अभी कंपटीशन उतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी ओला का जो मार्केट शेयर है वो 40% के करीब है। और कुछ रिसेंट नंबर्स तो और भी शॉकिंग है। जैसे अब यहाँ पर देख सकते हो कि अप्रैल मंथ में ओला ने 33,000 स्कूटर्स बेची थी। मई मंथ में ये नंबर कम होकर 24,000 पर आ गया, जून में 16,000 और जुलाई में 15,769 पर। यानी ओला का जो स्कूटर सेल है वो लगातार कम होते जा रहा है। वहीं पर कंपटीशन जो वो पिक कर रही है। मैं अगर आपसे पूछूं कि टीवीएस ने पिछले एक साल में कितनी ई स्कूटर्स बेची, 20,000, 40,000, क्या आपका क्या अजम्पशन, 50,000, 1 लाख? नहीं, 1,92,000। यानी जो 3.25 लाख का फिगर है ओला का, उससे ज़्यादा दूर नहीं है ये। ओला के पीछे से आए हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यूबीएस सिक्योरिटीज़ का तो ये कहना है कि आने वाले 4 से 5 साल में इलेक्ट्रिक स्कूटर में सबसे बड़ा प्लेयर अगर कोई बनेगा तो वो टीवीएस बनेगा। और इसी ग्रोथ के चलते पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बुक किया है। और क्वार्टरली देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की ग्रोथ जारी है। बात सिर्फ टीवीएस की नहीं है, आपको मैं कुछ नंबर्स दिखाता हूँ बजाज के। बजाज ने चेतक नाम से ई स्कूटर लॉन्च की थी। नंबर शुरुआत में बहुत स्लगिश थे। 2021 में मात्र 1,300 का सेल था। 2022 में इन्होंने 8,000 यूनिट्स बेचे, लेकिन फिर 2023 से इन्होंने पिकअप करना शुरू किया। 2023 में इन्होंने 36,000 ई स्कूटर्स बेची है और 2024 में ये नंबर 1,15,000 पर आ गया है। यानी कि ग्रोथ सिर्फ ओला नहीं दिखा रही है, जो भी कंपटीटर्स हैं सारे के सारे ग्रोथ दिखा रहे हैं, जिससे ये मार्केट बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहा है। पर फर्क ये है कि जो बाकी कंपटीटर्स हैं जैसे कि बजाज है, टीवीएस है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इनके पास डीप पॉकेट्स है, पैसा बहुत सारा है, बिकॉज ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है, जिसके चलते करंटली जो ओला का मार्केट शेयर है 40% का, उसे भी मेंटेन करना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। अब बात करते हैं भविष्य अग्रवाल के प्लान्स की, जो उन्होंने 2 साल पहले बताया था। अभी तो उन्होंने बताया संकल्प में कि आगे के हमारे प्लान्स के हम क्या करने वाले, लेकिन 2 साल पहले भी उन्होंने कुछ इसी तरह के प्लान्स बताए थे। अभी 1-2 साल पहले भविष्य अग्रवाल ने कहा था कि 2023-24 में हम हमारी जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ई स्कूटर्स की, वो 2 मिलियन तक लेके जाएंगे। 20 लाख स्कूटर्स सालाना हम मैन्युफैक्चर करेंगे और उसके बाद इस कैपेसिटी को हम 1 करोड़ सालाना स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग तक लेके जाएंगे। लेकिन एक्चुअली जो उन्होंने प्लान्स किए थे और जो एग्जीक्यूशन हुआ है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिलहाल कंपनी की कैपेसिटी 10 लाख ई स्कूटर्स की है, लेकिन गाड़ियाँ बेची जा रही है मात्र 3.25 लाख। तो जो 6-7 लाख का बीच में गैप है वो अभी भी फिल नहीं हुआ है। तो ऐसे में 2 मिलियन का एक्सपेंशन करके कोई मतलब नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उतना सेल आए। दूसरी चीज, यहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी काफी कम है। आपके पास 10 लाख ई स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, लेकिन बनानी बस 3-3.25 लाख पड़ रही है। तो ये भी एक चैलेंज है। फिर भविष्य अग्रवाल ने गीगा फैक्ट्री की बात की थी कि 1 करोड़ गाड़ियां बनाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन वो चीज़ें उन्होंने आईपीओ के टाइम अभी नहीं बोली है, क्योंकि नंबर्स वहां तक रीच नहीं हो पा रहे हैं। जो करंट कैपेसिटी है वही फुलफिल नहीं हो पा रही है। और इसी बीच कंपनी का दूसरा प्रॉब्लम आता है। देखिए, कंपनी जिस फील्ड में ऑपरेट करती है बहुत ही हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत ही क्रेजी कंपटीशन है। इसीलिए कंपनीज को आगे बढ़ने के लिए कई बार कर्ज लेना पड़ता है ताकि वो तेजी से आगे मूव कर पाए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्ड कर पाए। सो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये भी अगेन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, बोरोइंग्स ली तो इंटरेस्ट भी आएगा। अब इंटरेस्ट पर अगर हम नजर डालें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है दैट इज इंक्रीजिंग वेरी वेरी फास्ट। 2 साल पहले 18 करोड़ का इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ रहा था, वो भी 187 करोड़ पर गया है और कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन ही नेगेटिव में है।
यानी तो ये जो सारा पैसा है कंपनी को, ये फंडिंग लेके आईपीओ से जो पैसा आ रहा है वहीं से ये सारी चीज़ें फुलफिल करनी है। कंपनी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर इसी तरह की चीज़ें होती रहेगी तो आपके लॉसेस अलग से हैं, आपका इंटरेस्ट पेमेंट अलग से है, तो बायजूस जैसी सिचुएशन आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो ओवरऑल अगर हम भविष्य अग्रवाल की बात करें तो इनके पास दो चीज़ें है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करते हैं, जब तक कोई सोच सकता है तब तक इनका एग्जीक्यूशन हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ पर फोकस नहीं है, तुरंत जंप इन करते रहते हैं अलग अलग चीज़ों में। जैसे ई स्कूटर्स की बात कर रहे थे तो अचानक इन्होंने बीच में बातें की थी हम इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे, इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाने की बातें हो रही है, ई सेल की बातें हो रही है, जिसके लिए अगेन अलग से फैक्ट्री लगेगी, अलग से कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा, अगेन पैसा बहुत लगेगा, कहाँ से रेस करेंगे आई डोंट नो। तो बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज लाइक कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसे अच्छे से प्रॉफिटेबल बनाओ, देन दूसरी चीज़ में मूव ऑन करो, फिर तीसरी चीज़ में मूव ऑन करो। भविष्य अग्रवाल ने जितनी भी चीज़ें अब तक शुरू की है, 6-7 बिजनेसेस है, ओला का अपना ऐप है, ओला फाइनेंस है, फूड का भी इन्होंने बिजनेस शुरू किया था, फूड पांडा को अक्वायर किया था, तो सारी की सारी चीज़ें अगर देखें तो सारी की सारी लॉस में। एटलीस्ट इन्वेस्टर और अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए कंपनी का ये फोकस होना चाहिए कि जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल कैसे बने और उसके बाद फिर ऑन द टॉप ऑफ दैट हम कैसे एक्सपांड करें। तो वीडियो का तात्पर्य यही था कि सावधानी बरतें। पेटीएम के टाइम भी कई बार मैंने ये चीज़ें बताई थी, नायका के टाइम भी बताई थी, कुछ लोगों ने सुनी, कुछ लोगों ने नहीं सुनी, तो इट इज़ अगेन अप टू यू। बट अल्टीमेटली बिजनेस का एक ही रूल है, एक ही प्रिंसिपल है, वो ये है प्रॉफिटेबिलिटी। जितना प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का वैल्यूएशन उसके अनुसार ही बढ़ेगा, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा तो नो मैटर व्हाट, कितना मार्केटिंग करे, कितना पीआर करे, कंपनी की शेयर प्राइस ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगी उस प्राइस पर। पेटीएम और उससे रिलेटेड कई सारी केस स्टडीज तो हमारे सामने उससे रिलेटेड है ही। जाते थे हमारी जो फाइनल ऑफर है आज की फंडामेंटलिसिस 2.0 की, उसे ज़रूर चेकआउट कर उसका ज़रूर फ़ायदा लें। आज रात 12 बजे ऑफर खत्म हो रही है, उसके बाद ये प्राइस आपको कभी नहीं मिलेगी और इतना बेहतरीन कोर्स भी आपको कभी नहीं मिलेगा। 5 डेज नो क्वेश्चन रिफंड पॉलिसी के साथ ये कोर्स आता है, नो ब्रेनर है, बिल्कुल ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और ये 5 डे रिफंड पॉलिसी हम तभी उतने कॉन्फिडेंस से दे पा रहे हैं क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है कि इस कोर्स में बहुत ज़्यादा दम है और वो देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने बाकी यंग दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो जनरली स्टार्टअप्स कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उन्हें भी ये सारी डिटेल्स, फाइनेंशियल्स, लॉजिक्स और नंबर्स पता चले।